नमस्कार दोस्तों, चलिए आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं। वर्ष 2021 में भारत ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता का भार संभाला है 1 महीने के लिए और भारत 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर बना है इस सिक्योरिटी काउंसिल का। नॉन परमानेंट मेंबर आपको सुनकर बड़ा अजीब लगा होगा कि भारत जैसी महाशक्ति यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास अब तक वीटो पावर भी नहीं है। अब नया प्रश्न आपके सामने ये आ गया कि वीटो पावर क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों भारत अब तक सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया और क्यों हमारे पास अब तक वीटो पावर नहीं है। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था हमारा, वो 1939 से 1945 के बीच में चला था, जब सारे नेशंस आपस में भिड़ गए थे। और एक ये वो समय था जब ठीक 20 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके ठीक 20 साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। पूरी दुनिया चिंता में आ गई कि यार अगर इसी तरीके से विश्व युद्ध होते रहे तो आगे दुनिया का फ्यूचर क्या होगा। और जितने भी जो बड़े नेशन थे उन्होंने एक ज़रूरत महसूस की कि यदि हम दुनिया को नष्ट होने से बचाना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा मंच तैयार करना होगा जिसके माध्यम से हम जब भी कोई न्यूसेंस क्रिएट करें, कोई भी नेशन यदि आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है तो हम उसे कंट्रोल कर सकें, लगाम लगा सकें। तो कुछ ना कुछ ऐसा मंच बनाना चाहिए और इसी चीज़ को फील करते हुए एक मंच बनाया गया जिसे हमने यूनाइटेड नेशन कहा गया। सारी नेशन इकट्ठी हुई और एक मंच बनाया गया जिसे हमने यूनाइटेड नेशंस कहा। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर जिस तरीके से पूरी मंत्रालय होता है हमारे देश में और एक खास कैबिनेट बनाई जाती है जो अपना अपना काम करती है, मंत्री अलग अलग मंत्रालय के मंत्री अपना काम करते हैं, तो सिक्योरिटी के लिए एक खास कैबिनेट बनाई गई जिसके लिए हमने उसको बनाया गया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये वो जगह थी जिसके जो मेंबर्स थे उनका ये काम था कि पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो। कोई भी नेशन, कोई भी राष्ट्र यदि आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इसका नेतृत्व किसको सौंपा जाए, इसकी कमान, इसकी लीडरशिप किसको दी जाए, ये बड़ा प्रश्न था। तो उस वक्त के जो लीडर थे हमारे पास, वो लीडर कौन थे? जो द्वितीय विश्व के विजेता थे। विजेता जो थे वो 5 कंट्रीज थी, अगर आपको याद हो दोस्तों। तो उनमें से पहला था यूएस, दूसरा था फ्रांस, तीसरा था ब्रिटेन, उसके बाद सोवियत संघ रूस, उस वक्त यूएसएसआर जिसको कह सकते हैं, और चाइना। चाइना को सिंपैथी के कारण ये मिली थी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो 5 विजेता थे इनको नेतृत्व दिया गया और नेतृत्व का मतलब वीटो पावर दिया गया। वीटो पावर क्या है, इस चीज़ को अब हम समझते हैं। वीटो पावर का मतलब होता है लैटिन में मैं अनुमति नहीं देता हूं। यानी कि यदि इन 5 में से कोई भी एक भी असहमत है किसी भी प्रस्ताव के लिए तो प्रस्ताव पूरा पारित नहीं किया जा सकता, उसको रद्द करना पड़ेगा। इस चीज़ को और अच्छे से समझना है तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, यदि हम यूएनएससी के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 परमानेंट मेंबर हैं जिसके अंदर यूएस है, चाइना है, यूके है, रशिया है और फ्रांस है। ये सभी जो हैं इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। कुल 15 सदस्य होते हैं, उनमें से 5 जो है परमानेंट हैं और 15 जो है जो बचे हुए 10 हैं, सॉरी, वो है नॉन परमानेंट मेंबर। भारत भी इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर में से एक है और हम 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं। परमानेंट मेंबर अभी तक सिर्फ 5 लोग ही है और इनकी मोनोपोली है, इनके पास वीटो पावर है। अब वीटो पावर पे मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 5 जो मेंबर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और आपका यूएसए। ये 5 सीट इनके पास रिजर्व है, इनके पास वीटो पावर है। और बची जो सीटें हैं, 3 सीटें जो है हमारे पास अफ्रीका से है, फिर एशिया से 2 सीटें हैं हमारे पास, और जो लैटिन अमेरिका है और ये जो वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप है, इस रीजन से हमारे पास बाकी मेंबर से इलेक्ट किए जाते हैं हर साल। और ये मेंबर चेंज होते रहते हैं, ये परमानेंट सीट नहीं है और इनके पास वीटो पावर भी नहीं है। अब मैं बार बार वीटो पावर का वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ तो चले उसको समझ लेते हैं कि वीटो पावर है क्या। मान लीजिए ये एक बैठक बैठी है 15 लोगों की, जिसके अंदर से आप देख सकते हैं ये 5 जो वो वे लोग हैं जो परमानेंट मेंबर है, यानी कि जिनके पास वीटो पावर है, और बाकी वे लोग हैं, इनमें से एक भारत भी है, नॉन परमानेंट मेंबर है, जो एक किसी मुद्दे पर लेके बैठे हुए हैं। अब किसी भी मुद्दा, वो मुद्दा कुछ भी हो सकता है। अब किसी मुद्दे पे सहमति बनती है, असहमति बनती है। सहमति बनने के लिए इन 15 में से यदि नो मेंबर अगर किसी भी एक पक्ष में है तो उसको बहुमत माना जाएगा, यानी कि इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। एक सिंपल सी बात है कि 15 में से 9 मेंबर जिस तरफ भी होंगे उसे उसमें सहमति मान ली जाएगी। लेकिन इसमें एक पेच है। वीटो पावर का मतलब अब यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पर
अगर किसी मुद्दे पर चाहे सारे मेंबर एग्री हो, बहुमत भी मिल गया हो और ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, लेकिन पांचों में से यदि किसी एक ने भी कह दिया कि मैं सहमत नहीं हूं, मान लीजिए चाइना है और चाइना ने बोल दिया कि मैं भारत के किसी भी मुद्दे पर समर्थन नहीं करता हूं, तो चाहे मेजोरिटी हो, सबकी मेजोरिटी हो, उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जा सकता। इसी को कहा जाता है वीटो पावर। और इसका दुरुपयोग कितनी बार होता आया है, जैसे इजराइल की हम बात करें तो उसके खिलाफ कितनी बार प्रस्ताव आया जा चुका है, लेकिन इजराइल के लिए जो सपोर्ट में आया था वो यूएस आया था, तो वो कभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उसी प्रकार भारत के लिए भी जो प्रस्ताव आया था खिलाफ कितनी बार रखा गया था यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन हमारा जो मित्र है, जो हमारा जो अच्छा दोस्त है राष्ट्र, वो यूएसएसआर रशिया है, जिसने अपने वीटो पावर का उपयोग करके हमें बचाया कितनी बार। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो हमारा सच्चा मित्र रशिया है, जिसने अपने वीटो पावर का उपयोग करके हमारे खिलाफ होने वाली कार्रवाई को रोका है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर ये वीटो पावर कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप ये एक बात तो आप अच्छे से समझ चुके हैं कि ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है, इनका एक्चुअल में कोई अस्तित्व है ही नहीं, कि इनका होना या ना होना, इनका वोट देना या ना होना कोई मायना रख ही नहीं रहा है, क्योंकि इनके पास, बाकी के पास वीटो पावर है। और यदि इन्होंने अपना कोई मत एक्सप्रेस भी किया है, कोई जाहिर भी किया है, तो ये अपने इस पावर से उसको पलट सकते हैं और उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। इसीलिए भारत लंबे समय से मांग कर रहा है कि हम 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर रह गए हैं इस काउंसिल के अंदर, अब हमें परमानेंट किया जाए। तो क्या भारत अकेले ऐसी कंट्री है जो इस चीज़ का डिमांड करे? नहीं दोस्तों, कुल ऐसी 4 नेशन हैं जो इस चीज़ का डिमांड करें, जिन्हें हम G4 नेशंस कहते हैं। G4 नेशंस में पहला है इंडिया, दूसरा है जापान, तीसरा है आपके पास जर्मनी और चौथा है ब्राज़ील। चारों कंट्रीज जो है वो दावेदार हैं कि अब हमें परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि हम लोग लंबे समय से इसके नियमों का पालन कर रहे हैं, इसकी सेवाएं देते आ रहे हैं, और भारत इस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार है। 8वीं बार जो भारत है वो नॉन परमानेंट मेंबर बना है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, और कितनी बार जब भी शांति जो व्यवस्थाएं हैं उसमें अपनी सेवाएं दी है। कोरोना काल के अंदर भारत का जो योगदान है वो सराहनीय है और इसके अंदर बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। जापान, आप समझ सकते हैं, कंट्री जो है वो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, वो भी इस चीज़ के लिए अपना अपना योगदान देता ही है और ये भी एक प्रबल दावेदार है। ब्राज़ील और जर्मनी भी लंबे समय से इस दौड़ में है, और इन चारों कंट्री जो प्रबल दावेदार हैं कि अब हमें इस काउंसिल में जगह दी जाए, इनका एक जो यूनाइटेड जो एक संघ बनाया गया है, इसको हमने G4 कंट्रीज कह दिया है। लेकिन इसमें अड़ंगा लगाने वाले भी लोग बहुत सारे हैं। जैसे इंडिया के जो अपोजिशन में है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान कहता है कि किसी भी सूरत में यूनाइटेड जो काउंसिल, इसको वीटो पावर इंडिया को नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, जापान के साथ में साउथ कोरिया, इसके जो अगेंस्ट में है वो साउथ कोरिया है, वो हमेशा राइवल रहा है। उसी तरीके से जर्मनी के साथ में इटली है और ब्राज़ील के साथ में अर्जेंटीना। ये अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो उनको अपोज कर रही हैं, वो कह रही है कि इनको किसी भी सूरत में वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, बहरहाल अभी हम इस वक्त तक नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही हम एक परमानेंट मेंबर बनेंगे और हमारे पास वीटो पावर होगी। कुछ गलतियां हमारे साथ उस वक्त हुई थी जब 1950 में जब पहली बार हमें वीटो पावर ऑफर की गई थी। ऐसा नहीं कि हमारे पास शुरू से हमारे पास ये मौका था ही नहीं। 1950 और 1955 में हमारे पास ये मौका था, लेकिन जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, तत्कालीन उस वक्त जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी इस ऑफर को चाइना को ऑफर कर दिया और आज चाइना उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ ही कर रहा है। उस वक्त ये कहा गया था कि हम चाइना की कॉस्ट पे कभी भी वीटो पावर नहीं लेना चाहते, और हमने जानबूझकर वो वीटो पावर चाइना को दी थी, लेकिन आज वो उसका मिसयूज कर रहा है। लेकिन हमेशा नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई महाशक्ति है और शीघ्र ही हमारे पास वीटो पावर होगी।